Hello students, I'm a educator. In our today's video, we will discuss about class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables. So students, इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज 3.5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के वीडियो में हम 4th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से हम गिवन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। Now question number 4 is form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें कुछ पार्ट्स गिवन है। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स गिवन है, जिसके लिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स के अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें एल्जेब्रिक एनी एल्जेब्रिक मेथड, कोई भी एल्जेब्रिक मेथड की हेल्प से डिस्कस करना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन दो टाइप से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में भी 3 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स कि एनी एल्जेब्रिक मेथड, तो आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट इज a part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on number of days one has taken food in the mess. When a student takes food from 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो यहाँ क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जो एक हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में कुछ चार्जेस, कुछ मंथली चार्जेस हैं वो फिक्स हैं, और रिमेनिंग जो बाकी के चार्जेस डिपेंड करते हैं कि कितने डेज तक आपने मैस में खाना खाया है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मैस में रहते हैं, तो मैस में चाहे वो कितने ही भी दिन रहें, कुछ तो उनके फिक्स चार्जेस होते हैं और रिमेनिंग उन्हें किसके लिए पे करना पड़ता है, पर डे के अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है। यानी जितने टाइम आपने खाना खाया है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है। सो इसी टाइप से हमें गिवन है कि एक हॉस्टल में कुछ तो फिक्स चार्जेस हैं और जो रिमेनिंग चार्जेस हैं वो डिपेंड करते हैं कि किसी ने कितने दिन खाना खाया है मैस में। तो एक स्टूडेंट है जिसने 20 डेज तक खाना खाया, तो उसने 1000 रुपीज़ पे किए। और कोई स्टूडेंट बी है जिसने 26 डेज खाना खाया, जिसने 1180 रुपीज़ पे किए। तो हमें फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फाइंड आउट करना है, यानी 1 डे की फूड की कॉस्ट कितनी है और फिक्स चार्जेस कितने हैं, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। आफ्टर दैट कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड में से 3 एल्जेब्रिक मेथड हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई भी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट फर्स्ट फिक्स्ड मंथली चार्जेस, मान लीजिए जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो आपको देने ही देने हैं, चाहे हॉस्टल में रहें या फिर छुट्टी जाएं, दैट आर एक्स। एंड चार्जेस पर डे, यानी हर रोज़ जो आप खाना खाते हैं उसके लिए कितने चार्जेस हैं, 1 डे का चार्जेस वाई रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक स्टूडेंट जिसने 20 डेज के लिए खाना खाया, तो 1 डे का चार्जेस कितना है, वाई रुपीज़। तो 20 डेज का चार्जेस कितना आएगा, 20 वाई। बट फिक्स चार्जेस तो देने ही देने हैं, तो एक्स प्लस 20 वाई इक्वल टू कितने रुपीज़ पे किए, 1000 रुपीज़। सेकेंड कंडीशन हमें क्या गिवन थी, एक स्टूडेंट बी जो हॉस्टल में 26 डेज रहा, उसने यानी 1 डे का चार्जेस कितना था, वाई रुपीज़। तो 26 डेज का कितना चार्जेस आएगा, 26 वाई। और फिक्स चार्जेस तो देना ही है सबको, सो प्लस एक्स, उसने कितना पे किया, 1180 रुपीज़। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई हैं। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एनी मेथड।
तो आप स्टूडेंट्स तीनों मेथड को अप्लाई करके देखेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप देखेंगे स्टूडेंट्स सबसे फास्ट जो सॉल्यूशन होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से ही होगा। इसमें आपको थोड़ी सी बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ सकती है, बट आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि सबसे इजी और सबसे फास्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा जो क्विकली आपके आंसर को फाइंड आउट करेगा। इसी मेथड को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट हमें क्या करना है, एक्स अपॉन वाई अपॉन नेक्स्ट -1 क्यों लिया, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू के राइट साइड में है। अगर ये लेफ्ट साइड में होती तो हम 1 लेते, यहाँ पे -1 नहीं लेते क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन में साइन का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए x अपॉन क्या लिखेंगे, x के कोफिशिएंट को स्किप करेंगे, 20 मल्टीप्लाई विद 1180, तो आप 2 डाउन हम गए, तो इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 23,600, फिर माइनस का साइन, डाउन टू अप, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 26 मल्टीप्लाई विद 1000 दैट इक्वल टू 26,000, फिर इक्वल टू का साइन, y अपॉन y के कोफिशिएंट्स को छुपाएंगे, रिमेनिंग जो कोफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई। पहले हम क्या करेंगे, डाउन टू अप जाएंगे, तो यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई विद 1000 इक्वल टू 1000, फिर माइनस का साइन, अप टू डाउन, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई विद 1180, तो ये सेम रहेगा, इक्वल टू -1 अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म को छुपाएंगे। इन दोनों कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई, 1 इंटू 26 इक्वल टू 26, फिर माइनस का साइन, डाउन टू अप, 1 इंटू 20 इक्वल टू 20। यहाँ से देखिए 23,600 माइनस 26,000 दैट इक्वल टू -2,400 दैट इक्वल टू y अपॉन 1000 माइनस 1180 दैट इक्वल टू -180 इक्वल टू -1 अपॉन 26 माइनस 20 दैट इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं इनको कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंपेयर करेंगे, सेकंड और लास्ट को कंपेयर करेंगे। x अपॉन 2400 इक्वल टू -1 अपॉन 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2400 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 6 4 ज़ा 24 और दो जीरो सेम रहेंगी, x इक्वल टू 400। आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ देख सकते हैं, x इक्वल टू x अपॉन -2400 इक्वल टू -1 अपॉन 6 की मल्टीप्लाई आप या -2400 डिवाइड में है तो राइट साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा, x इक्वल टू -1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई विथ -2400, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 6 4 ज़ा 24 और 0, x इक्वल टू 400। इसी टाइप से y अपॉन 180 इक्वल टू 1 अपॉन 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 6 3 ज़ा 18 और 0, y इक्वल टू 30। तो हमने क्या देखा कि x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 400 और y की वैल्यू 30, यानी x क्या हमने लिया था, फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस कितने हैं, मंथली फिक्स चार्जेस 400 और चार्जेस पर डे 1 डे के चार्जेस कितने हैं 30 रुपीज़, और यही हमारा आंसर होगा। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट को स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। इस इक्वेशंस को आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer. If Yash would have scored 50 marks, how many questions were there in the test? तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या गिवन है, यश को 40 मार्क्स मिले एक टेस्ट में और गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, उसे राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स को काट लिया गया। जैसे आपने 2 क्वेश्चंस किए, 2 में से एक राइट किया एक रॉन्ग किया, तो राइट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिले, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मिले, तो 3 - 1 टोटल आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
उसको राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले और 1 रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क को डिडक्ट कर लिया गया, काट लिया गया। सो हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड, अगर 4 मार्क्स दिए जाते फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्ट फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, और जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए 2 मार्क्स को काट लिया जाता, तो यश का स्कोर कितना था 50 मार्क्स। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। तो टेस्ट सेम है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बस मार्क्स का डिफरेंस है। मार्क्स का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि फर्स्ट जो कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, राइट करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स मिल रहे हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं यानी +4, और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सो -2 मार्क्स। तो फर्स्ट कंडीशन में 40 मार्क्स मिले और सेकंड कंडीशन में 50 मार्क्स मिले, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर उसने x दिए और रॉन्ग आंसर कितने दिए y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हमें गिवन है कि राइट आंसर कितने दिए 3। एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो x राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x मार्क्स मिलेंगे। एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क को माइनस किया जा रहा है। यहाँ पे क्या गिवन था स्टूडेंट्स, राइट और ये मान लीजिए रॉन्ग। तो फर्स्ट कंडीशन में राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, रॉन्ग के लिए 1 मार्क को डिडक्ट किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। सेकंड कंडीशन में क्या था, राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स को दिया जा रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल राइट आंसर x थे, तो उसने क्या किया है, 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू 3x। और रॉन्ग कितने आंसर किए थे, 1 रॉन्ग आंसर किया था। एक रॉन्ग कितने रॉन्ग आंसर किए हैं उसने, y। एक क्वेश्चन के लिए -1 दिया जा रहा है, तो y क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स आएंगे, -y, दैट इक्वल टू, और टोटल राइट और रॉन्ग जितने कट पीट के उसके मार्क्स बचेंगे, टोटल मार्क्स उसको कितने मिले, 40 मार्क्स मिले। सेकंड कंडीशन क्या थी, एक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं, टोटल x राइट आंसर हैं, तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू 4x मार्क्स। नेक्स्ट, एक रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स हैं, तो y रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, -2 मल्टीप्लाई विद y दैट इक्वल टू -2y, तो 4x -2y दैट इक्वल टू, टोटल मार्क्स कितने मिले उसको, 50। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को आप कोई भी मेथड अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं और x की वैल्यूज़ को x और y की वैल्यूज़ को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी फोर्थ पार्ट। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो 2 प्लेसेस हैं A और B, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार A पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी B से सेम टाइम पर। इफ कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। तो अगर दोनों कारें डिफरेंट स्पीड से चलती हैं तो 5 आवर में एक दूसरे से मिलती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन वन अनदर। अगर वो एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, तो उन दोनों कार्स की हमें स्पीड को बताना है। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और दोनों ए और बी जो पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। तो हमें क्या गिवन है, एक गाड़ी ए पॉइंट पर है और दूसरी गाड़ी बी पॉइंट पर है। तो ए और बी गाड़ी अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो कैसे चलेंगी स्टूडेंट्स, इस टाइप से चलेंगी, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में जब चलेंगी तो वो गाड़ी कब मीट करती हैं एक दूसरे से, मान लीजिए यहाँ से सेम डायरेक्शन में ये चलना स्टार्ट करती हैं, जैसे यहाँ मीट करेंगी। तो ये दोनों एक दूसरे से मीट कब करेंगे स्टूडेंट्स, जब एक गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी और एक गाड़ी की स्पीड कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। और अगर ये जो
बी प्लेस से गाड़ी चलेगी, अगर इसकी स्पीड फास्ट हुई और ये गाड़ी स्लो हुई जो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगी तो भी ये गाड़ी कभी नहीं मिलेंगी। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए सिचुएशन के जो ए पॉइंट से गाड़ी चलेगी उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ताकि थोड़े टाइम के बाद ये इस गाड़ी जो स्लो चलेगी इस गाड़ी को पकड़ ले। तो ये दोनों गाड़ी जब सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती हैं तो कितने टाइम के बाद मिलती हैं? 5 आवर्स के बाद मिलती हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब दोनों गाड़ियां एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगी दोनों को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दोनों की स्पीड क्या होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बट अगर जब दोनों गाड़ियां एक डायरेक्शन में चलेंगी, जैसे इस टाइप से एक डायरेक्शन में चलेंगी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों गाड़ियां कब मीट कर रही हैं? आफ्टर 1 आवर। तो 1 आवर के बाद मीट करेंगी तो क्या होगा, दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है, अपोजिट मीन्स ये अगर राइट साइड में जाएगी तो ये लेफ्ट साइड में जाएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब गाड़ियाँ चलेंगी तो स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड क्या होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से जो गाड़ी स्टार्ट कर रही है उसकी स्पीड मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर है, और जो बी पॉइंट से स्टार्ट कर रही है उसकी स्पीड मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर है। या फिर आप ले सकते हैं जो फास्ट गाड़ी है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, जो स्लो गाड़ी है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए? स्पीड इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब गाड़ियाँ चलेंगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम डायरेक्शन में जब गाड़ियाँ चलेंगी तो क्या होगा? स्पीड को हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्पीड इन सेम डायरेक्शन क्या होगा? x माइनस वाई, क्योंकि x की स्पीड ज़्यादा है y की स्पीड कम है। और जब दोनों गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, यानी एक राइट में जाएगी तो दूसरी लेफ्ट में, तो क्या होगा? स्पीड माइनस हो जाएगी। सो स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? x प्लस वाई। तो हमें और एक और फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इन टू टाइम किसके इक्वल होता है? टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो हमें अब कंडीशन क्या गिवन है? जब गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी स्पीड कितनी होगी? x माइनस वाई। तो टाइम कितना लगता है उनको? 5 आवर में मिलती हैं। तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगी? 100 किलोमीटर का। तो 5 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल टू 100। सो दिस इम्प्लाइज 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो 100 बाई 5, 5 2 ज़ा 10, 0। सो x माइनस 5 इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इक्वल टू 20। नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है? जब गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड कितनी आएगी? x प्लस वाई। तो टाइम कितना है? कितने आवर के बाद मिलती हैं? 1 आवर के बाद। डिस्टेंस सेम रहेगा। सो x प्लस वाई इक्वल टू 100। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो x प्लस वाई इक्वल टू 100 ये सेकेंड इक्वेशन, और x माइनस वाई इक्वल टू 20 ये सेकेंड इक्वेशन। आप कोई भी मेथड अप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्टली x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। Now let's discuss fifth part, and this is last part of this question. Area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, area increased by 67 square units. Find the dimensions of rectangle. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक रेक्टेंगल है जिसकी अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दें यानी कम कर दें 5 यूनिट से, ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दें यानी बढ़ा दें 3 यूनिट से, तो एरिया रिड्यूस हो जाता है टोटल एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से। अगर उसकी लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दें और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से इंक्रीज कर दें तो एरिया 67 यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है, मीन्स उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है? x यूनिट्स, ब्रेड्थ कितनी है? y यूनिट्स। तो एरिया कितना होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेड्थ यानी xy यूनिट्स। जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? अगर हम लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दें तो क्या होगा स्टूडेंट्स? x माइनस 5। और ब्रेड्थ को हम क्या करना है? ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें तो क्या होगा?
जो ब्रेड्थ है उसमें 3 यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो टोटल एरिया, एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कितना हो जाएगा, किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया क्या है, एक्स वाई यूनिट्स है, वो क्या हो गया यहाँ पे 9 यूनिट्स कम हो जाता है, यानी -9। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करें तो x + 3 हो जाएगा। ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स इंक्रीज करें तो ब्रेड्थ कितनी है y, तो कितना आएगा, y को 2 यूनिट से इंक्रीज करें तो जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया क्या है, xy यूनिट्स है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय 67 यूनिट्स। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, ब्रेड्थ y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दें यानी x - 5, ब्रेड्थ को 5 यूनिट्स इंक्रीज कर दें, 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें तो y + 3, तो जो टोटल एरिया है वो 9 यूनिट्स कम हो जाता है। सो xy - 9, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो टोटल एरिया क्या है, xy है, xy किसके इक्वल होगा, xy में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई विद y इक्वल टू xy, नेक्स्ट x मल्टीप्लाई विद 3 इक्वल टू 3x, फिर -5 मल्टीप्लाई विद y इक्वल टू -5y, और -5 मल्टीप्लाई विद +3 इक्वल टू -15, और राइट साइड में क्या है, इक्वल टू xy मल्टीप्लाई विद 9। तो xy से xy कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से रिमेनिंग क्या रहा, 3x - 5y, 3x - 5y, और -15 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, 15 - 9 इक्वल टू 6। सो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x - 5y इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करें सो x + 3, ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स इंक्रीज करें यानी y + 2, तो जो टोटल एरिया है वो 67 यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगा, तो xy + 67, और दोनों में इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, तो दोनों की इक्वल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। सो x मल्टीप्लाई विद y इक्वल टू xy, 3 मल्टीप्लाई विद y इक्वल टू 3y, x मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल टू 2x, एंड x मल्टीप्लाई विद और 3 मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल टू 6, दैट इक्वल टू xy + 67। xy से xy कैंसिल आउट क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमारे पास सेम टर्म है, सो 3y + 2x, और 6 को हम क्या करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन, 67 - 6 इक्वल टू 61, सो 2x + 3y इक्वल टू 61। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी मेथड, एनी अलजेब्रिक मेथड। सो यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड की हेल्प से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन मेथड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x - 5y इक्वल टू 6, नेक्स्ट इज 2x + 3y इक्वल टू 61। तो कैसे सोल्व करेंगे, x अपॉन इक्वल टू का साइन, y अपॉन इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के राइट साइड में है कॉन्स्टेंट टर्म, सो -1 का साइन लेंगे, सो -1 अपॉन, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, x के कोफिशिएंट को छुपाएंगे और y के कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई करेंगे अप टू डाउन, तो -5 मल्टीप्लाई विद 61 इक्वल टू -305, नेक्स्ट माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई विद 6 इक्वल टू 18, सो माइनस का साइन और 18 इक्वल टू y अपॉन, y के कोफिशिएंट को छुपाएंगे और डाउन टू अप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, माइनस का साइन, अप टू डाउन जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई विद 61 दैट इक्वल टू 183, फिर इक्वल टू -1 और कॉन्स्टेंट टर्म को छुपाएंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, माइनस का साइन, और 2 5 10, और माइनस का साइन यहाँ पे ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 9 + 10 इक्वल टू 19। तो यहाँ से देखिए x अपॉन -323 इक्वल टू y अपॉन 171 दैट इक्वल टू -1 अपॉन 19। अब हमें कंपेयर करना है फर्स्ट और लास्ट टर्म को और सेकंड और लास्ट टर्म को। सो फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंपेयर करेंगे तो x अपॉन 323 इक्वल टू -1 अपॉन 19, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 223 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में,
तो ये किस पे कैंसिल आउट होगा, 17 पे। सो x इक्वल टू 17। अब सेकंड और लास्ट टर्म को कंपेयर करेंगे तो y अपॉन 171 इक्वल टू -1 अपॉन 19, माइनस माइनस कैंसिल आउट। सो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 7 यूनिट्स एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 9 यूनिट्स। दिस इज आवर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 3.5 के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर